आइए आज बात करते हैं ग्रीन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक कानूनों की अवधारणा और संप्रभुता संबंधी उसके सिद्धांतों पर। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक कानूनों पर ग्रीन के विचारों की। ग्रीन, हाब्स और लॉक द्वारा प्रतिपादित और समर्थित प्राकृतिक कानूनों की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। यद्यपि ग्रीन कानूनों के प्राकृतिक स्वरूप पर तो विश्वास करता है, लेकिन जैसा कि हाब्स और लॉक ने कहा कि प्राकृतिक कानून समाज और राज्य की उत्पत्ति के पूर्व समाज का मार्गदर्शन करते थे, या वे कुछ ऐसे नियम थे जो राज्य की उत्पत्ति के पूर्व रहे हैं और जो सभी मनुष्यों द्वारा स्वीकार किए जाते थे। ऐसी किसी भी अवधारणा में ग्रीन का कोई विश्वास नहीं है। ग्रीन कानूनों के प्राकृतिक स्वरूप पर विश्वास करता है, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि वह मानता है कि संपूर्ण विश्व एक चेतनामय सत्ता का अंश है, और उस चेतनामय सत्ता का अंश होने के नाते मनुष्य को उस चेतना द्वारा निर्धारित कुछ ऐसे सिद्धांतों या नियमों, या जिसे प्राकृतिक कानून वह कहता है, उसका पालन करना चाहिए, चाहे वह अपने समकालीन कानूनों या नियमों के अनुकूल हों या न हों। लेकिन जिस प्रकार से हाब्स और लॉक ने यह कहा कि प्राकृतिक कानून राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की सामाजिक दशाओं को नियंत्रित और नियमित करते थे, इस रूप में ग्रीन उसके प्रति अनास्था व्यक्त करता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक कानून प्रकृति द्वारा प्रतिपादित नहीं है, बल्कि वह सामाजिक विवेक पर आधारित है, और सामाजिक विवेक पर आधारित होने के नाते हर देश काल परिस्थिति में उसका सम्मान होना चाहिए और उसके नियमों के अनुसार स्वयं को नियंत्रित और नियमित करना चाहिए। ग्रीन इस बात के प्रति असहमति व्यक्त करता है, जैसा कि हाब्स और लॉक ने कहा कि प्राकृतिक कानून शाश्वत हैं, वह अपरिवर्तनशील है। ग्रीन इसके विपरीत यह कहता है कि प्राकृतिक कानून भी समय, देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार निरंतर बदलते रहते हैं, और यही उनकी शाश्वतता का प्रमाण है। अर्थात हाब्स और लॉक ने जहां प्राकृतिक कानूनों को स्थिर और अपरिवर्तनशील बताया, ग्रीन उसे देश काल परिस्थितियों के अनुसार निरंतर बदलने वाला बताया, और यह भी कहा कि यदि प्राकृतिक कानूनों को स्थिर मान लिया जाएगा तो ऐसा होगा कि समाज आगे बढ़ जाएगा और प्राकृतिक कानून वहीं जड़वत बने रहेंगे। इससे प्राकृतिक कानूनों के प्रति मनुष्य आस्था प्रकट नहीं कर पाएगा, वह उसमें विश्वास नहीं रख पाएगा, परिणाम होगा प्राकृतिक कानून व्यर्थ हो जाएगा। अतः ग्रीन ऐसे प्राकृतिक कानूनों में अपनी आस्था व्यक्त करता है, या ऐसे प्राकृतिक कानूनों का समर्थक है जो देश काल परिस्थितियों के अनुकूल सामाजिक, ऐसे प्राकृतिक कानूनों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करते चले। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक कानून नैतिकता को भी अभिव्यक्त करते हैं, और नैतिकता किसी भी देश काल परिस्थिति में स्थिर, अस्थायी और अपरिवर्तनशील नहीं रह सकती। प्राकृतिक कानून सामाजिक विवेक का प्रतीक होने के नाते सामाजिक दशाओं को नियंत्रित और नियमित करते हैं, और सामाजिक गति के अनुसार उसमें परिवर्तन समय की मांग है। वास्तव में ग्रीन समय के जिस बिंदु पर अपने विचार व्यक्त करता है, उन दिनों प्राकृतिक कानूनों की बात इंग्लैंड में अतीत की बात हो चली थी, और एक नियमित विधायी संस्था के रूप में संसद का आविर्भाव हो चुका था। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक कानूनों की जगह ग्रीन ऐसे कानूनों की बात करता है जो मनुष्य के द्वारा नियमित, नियंत्रित और निर्देशित हों, और जिसे समाज का एक बहुत बड़ा भाग अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान कर चुका है। ग्रीन जनप्रतिनिधियों की संस्था होने के नाते संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सर्वोच्चता का समर्थक है, लेकिन साथ ही वह
जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को यह कहते हुए प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप बनाने पर जोर देता है कि जिस तरह प्राकृतिक कानून सामाजिक विवेक के प्रतीक हैं, ठीक उसी तरह जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून भी समाज की नैतिकता और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दोनों में समानता होनी चाहिए। अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानून प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप होने चाहिए, लेकिन वह प्राकृतिक कानूनों के इस रूप का पक्षपाती नहीं है कि वह समाज और राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की दशाओं को नियंत्रित और निर्देशित करते थे, जैसा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने बताया है। वास्तव में ग्रीन ने प्राकृतिक कानूनों की जो पुनर्व्याख्या की इंग्लैंड की बदलती हुई दशाओं के अनुसार, वह वास्तव में कानून के दो भेदों पर बल नहीं देना चाहता था, बल्कि वह बल देना चाहता है केवल इस बात पर कि कानून का समाज में महत्व है, कानून का सामाजिक आचारों के साथ घनिष्ठ संबंध है और समाज की दशा और दिशा को नियंत्रित करने में कानूनों का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी रूप में वह प्राकृतिक कानूनों को भी स्वीकार करता है और मानव द्वारा या मनुष्यों की संस्था द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। अब आइए बात करते हैं ग्रीन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता संबंधी विचार सिद्धांतों पर। वास्तव में ग्रीन मनुष्य को शाश्वत चेतना का प्रतिनिधि मानता है। वह कहता है कि शाश्वत चेतना के रूप के एक सूक्ष्म अंश के रूप में मनुष्य इस धरती पर विद्यमान है। मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है वह है स्वतंत्रता। मनुष्य स्वतंत्र रहकर कार्य करे, इसके लिए उसे कुछ परिस्थितियों की जरूरत है और वही परिस्थितियां उसके पक्ष में अधिकारों का सृजन करती हैं। लेकिन एक मनुष्य के अधिकार दूसरे मनुष्य के अधिकारों से टकरा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि समाज में लोगों के अधिकार या लोगों की स्वतंत्रताएं एक दूसरे की स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप करने लगें या लोगों के अधिकार एक दूसरे से टकराने लगे। अतः ऐसी स्थिति में किसी एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो अधिकारों और स्वतंत्रताओं की टकराहट को रोक सके। ऐसी संस्था के रूप में ग्रीन अपने दर्शन में राज्य का सृजन करता है। राज्य रूपी संस्था को यह जिम्मेदारी देता है कि वह लोगों के आपसी स्वतंत्रताओं और अधिकारों में टकरावों को रोके। राज्य जिस शक्ति का प्रयोग करके लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाले टकरावों या संघर्षों को रोकता है, उसी शक्ति को ग्रीन संप्रभुता कहकर पुकारता है। वास्तव में संप्रभुता रूपी शक्ति का प्रयोग करके ही राज्य समाज में सुव्यवस्था बनाता है, लोगों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है, लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण कराता है और इसी रूप में राज्य की प्रासंगिकता और सार्थकता उसके दर्शन में है। और राज्य अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करके ही इस व्यवस्था को स्थापित कर संप्रभुता की आवश्यकता का प्रतिपादन करने के उपरांत ग्रीन अपने समय में प्रचलित संप्रभुता संबंधी दो धारणाओं को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास करता है। और ये जो दो अवधारणाएं हैं उसमें पहला है रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा संबंधी अवधारणा और दूसरा ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। रूसो द्वारा जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसके बारे में ग्रीन कहता है कि रूसो एक ऐसे व्यक्ति में संप्रभुता की या एक ऐसी संस्था में संप्रभुता की संकल्पना करता है जिसे वह सामान्य इच्छा कहता है। सामान्य इच्छा अमूर्त है और संप्रभुता का उसमें निवास स्थान है। सामान्य इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकें, जिसे छू सकें, हाँ उसका अनुभव अवश्य कर सकते हैं। और जो दूसरी अवधारणा ग्रीन के समय में प्रचलित थी संप्रभुता की, वह थी ऑस्टिन की अवधारणा। ऑस्टिन संप्रभुता को एक सुनिश्चित और स्पष्ट दिखाई देने वाली सत्ता में स्थापित करता है जिसे वह ह्यूमन डिटर्मिनेट सुपीरियर कहता है, जिसकी आज्ञा का पालन करने के लिए समाज का प्रत्येक सदस्य स्वाभाविक रूप से अभ्यस्त है। कोई उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते और वह स्वयं किसी अन्य के आदेशों का अभ्यस्त नहीं। ग्रीन रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा सिद्धांत और ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की एकत्ववादी अवधारणा में समन्वय स्थापित करते हुए अपनी संप्रभुता संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन करता है।
ग्रीन के अनुसार संप्रभुता का अर्थ है कि सामान्य हित पर आधारित ऐसी सर्वोच्च नैतिक शक्ति जिसे सामाजिक मान्यता मिली हुई है और जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों की किसी संस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और लोग उसके आदेशों का यह सोचकर पालन करते हैं कि उससे उन्हें अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इससे उनका आत्मविकास संभव हो सकेगा। ग्रीन अपनी संप्रभुता संबंधी अवधारणा को सार्वभौम बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छा कहता है। ग्रीन ऑस्टिन की इस मान्यता से असहमति व्यक्त करता है जिसमें ऑस्टिन ने कहा कि लोगों को दंड का भय दिखाकर संप्रभुता अपने आदेशों का पालन करवाती है। ग्रीन का मानना है कि यदि संप्रभुता को दंड का भय दिखाकर अपने आदेशों का लोगों से पालन कराने की आवश्यकता पड़ती है तो इसका अर्थ यह है कि संप्रभुता ने लोगों के हृदय पर से अपना विश्वास खो दिया है। लोग उसके आदेशों को भय के कारण सिरोधार्य कर रहे हैं, इच्छा के कारण नहीं। बाध्यकारी शक्ति के भय से राज्य के आदेशों का पालन कराने का अर्थ यह भी है कि लोगों की राज्य के प्रति अब आस्था नहीं रही। लोग राज्य से डरते हैं और स्वाभाविक रूप से उसके आदेशों के प्रति स्वयं को वचनबद्ध नहीं मानते। इसका अर्थ यह भी है कि लोगों ने राज्य रूपी सत्ता के स्थान पर किसी अन्य सत्ता के प्रति अपनी आस्था प्रकट करनी शुरू कर दी है। ऐसे में राज्य का अस्तित्व और भविष्य ग्रीन के अनुसार खतरे में पड़ जाएगा। यदि बार बार राज्य को अपनी आज्ञाओं के पालन करने के लिए दंड का भय दिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो ग्रीन के अनुसार ऐसा राज्य शीघ्र ही पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। वस्तुतः ग्रीन यह मानता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से आस्था और आदर होना चाहिए और यह आस्था और आदर उनके नित्य दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार और आचरण में झलकना भी चाहिए। यदि बार बार पुलिस की तरह लाठी चलाकर लोगों को नियमित अनुशासित करने की आवश्यकता है तो इसका अर्थ यह भी है कि लोग राज्य के प्रति अपनी आस्था छोड़ चुके हैं। अतः ऐसा राज्य ग्रीन के अनुसार बहुत दिनों तक स्थापित नहीं रह सकता। ग्रीन के अनुसार संप्रभुता को निरंतर बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाली सत्ता नहीं मानना चाहिए, बल्कि संप्रभुता के प्रति लोगों के मन में जो स्वाभाविक आस्था है, स्वाभाविक विश्वास है, यह निरंतर कायम रहना चाहिए और यह कायम तभी रहेगा जब संप्रभुता के आदेशों को लोग सिरोधार्य करें स्वाभाविक रूप से और यह मानते हुए स्वीकार करें कि जिस तरह शाश्वत चेतना के अंश हम हैं, ठीक उसी तरह राज्य भी शाश्वत चेतना का अंश है। हमारे और उसके उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में ग्रीन यह स्थापित करना चाहता है कि राज्य की शक्ति का जो मूल आधार है वह इच्छा है। उसका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। राज्य की शक्ति का आधार इच्छा है, बल नहीं। वस्तुतः ग्रीन यह मानता है कि राज्य को लोगों के हृदय पर शासन करना है, लोगों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का संरक्षण करना है। अतः कोई ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती कि व्यक्ति द्वारा सोची गई स्वतंत्रताओं या व्यक्ति द्वारा मांगे गए अधिकारों और राज्य द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं और अधिकारों में किसी प्रकार का टकराव होगा, क्योंकि व्यक्ति राज्य के आदेशों को उस दशा में सिरोधार्य नहीं करेगा जब व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों में अंतर होगा। ग्रीन वस्तुतः ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं करता जब दोनों में अपनी परिभाषाओं को लेकर या अपनी परिधियों को लेकर टकराव होगा। इसीलिए वह कहता है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, क्योंकि दोनों व्यक्ति, समाज और दूसरी तरफ राज्य, दोनों एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और दोनों का लक्ष्य यह है कि समाज अपनी स्वतंत्रताओं का, अपने अधिकारों का बेहतर ढंग से उपयोग करे और बेहतर ढंग से अपने व्यक्तित्व का विकास करे। अतः दोनों में किसी प्रकार का टकराव संभव नहीं है। ग्रीन के दर्शन में यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या राज्य की शक्ति का विरोध संभव है। ग्रीन ने व्यापक जन कल्याण को देखते हुए राज्य रूपी सत्ता का विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन व्यापक जन कल्याण की शर्तें क्या होंगी, उसके आधार क्या होंगे, उसकी सीमाएं क्या होंगी, उसकी परिधि क्या होंगी, इसको ग्रीन परिभाषित नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि ग्रीन
संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को स्थापित करना चाहता था और लोगों के मन में यह बात भी बैठाना चाहता था कि लोग जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें, उसे सिरोधार्य करें, उसे स्वीकार करें। हाँ, यदि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति लोगों के मन में असहमति है या लोग उससे असंतुष्ट हैं तो लोग अपनी बात रखें और उन कानूनों में संसद आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन या संशोधन कर ले। ग्रीन प्राकृतिक कानूनों को इसीलिए एक आदर्श के रूप में देखता है, लेकिन वह उसे अपरिवर्तनशील और जड़वत नहीं मानता। इसीलिए उसने संप्रभुता पर यह दायित्व भी डाला है कि वह कानूनों का पालन कराने के लिए शक्ति का प्रयोग न करे, बल्कि कानूनों को लोगों की इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित संशोधित करती रहे, जिससे कि लोगों की कानून में आस्था बनी रहे। और राज्य का आधार भी यही है कि लोगों की आस्था को अपने में केंद्रित करना, जिससे कि लोग राज्य के प्रति आस्थावान बने रहें।